वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है, न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आरआरबी की तरफ से जारी किया गया है। इसी फार्मूले के तहत आरआरबी नॉर्मलाइजेशन करने वाली है। ये क्या इफेक्ट डालेगा हमारे नॉर्मलाइजेशन पे? इसमें जो नया टर्म जुड़ा है MGMQ, ये कितना इफेक्ट डालेगा हमारे नॉर्मलाइजेशन पे, इस बात को हम देखेंगे। ये किस प्रकार से डिफरेंट है पुराने नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से, और ये भी जानेंगे कि कितना नंबर बढ़ सकता है या कम हो सकता है या सेम रहेगा। ये सारा डिटेल आज हम इस फार्मूले का जानेंगे, और निगेटिव मार्क्स क्या इफेक्ट डालेगा हमारे नॉर्मलाइजेशन पर, ये भी जानेंगे। विश्वास है दोस्तों आप सभी लोगों ने आंसर की देख लिया होगा, और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया है, सर नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ेगा ये किसी को नहीं पता है, बट रेलवे ने जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला दिया है, इस फार्मूले के तहत हम आपको गेस दे सकते हैं, और इस फार्मूले के तहत ही रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगा। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो पहला पद आता है MGT। MGT का मतलब होता है कि जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं पेपर रेलवे के, तो उस सभी शिफ्टों में जो भी टॉपर स्टूडेंट होंगे, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे, उनमें से 0.1% को लेकर उसका एवरेज मार्क्स निकाल लिया जाएगा। यही होता है MGT। और दूसरा टर्म दिया है -MGQ। तो ये क्या होता है, जो सभी शिफ्ट होते हैं उनके सम ऑफ मीन मार्क्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स आप कह सकते हैं मानक विचलन। तो ये दोनों का सम ले लेंगे, तो ये होता है MGQ। इसमें से माइनस कर देंगे MGT में से, तो ये पहला टर्म आ जाएगा ऊपर का। तो MTI बार क्या होता है, आपके शिफ्ट में जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं और जिनका भी टॉप नंबर होता है, उन सभी स्टूडेंटों में से जिस शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, 0.1 टॉपर को लेकर के उनका एवरेज मार्क्स निकाल लिया जाएगा। जो लोग होंगे टॉपर, उनमें से 0.1 लेकर के उनका एवरेज निकाल लिया जाएगा। ये होता है MTI बार। और अगला टर्म है -MIQ। तो MIQ क्या होता है, आपके शिफ्ट में जितने लोग हैं उन सभी लोगों का सम ऑफ मीन मार्क्स, औसत मान, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सम होता है योग, दोनों का लेकर के हम निकाल लेते हैं। तो ये होता है MIQ। MIJ, तो MIJ क्या है, आपका एक्चुअल मार्क्स होता है, जितना आपने एक्चुअल मार्क्स पाया है ये हो जाएगा। और MIQ तो आपको पता है, आपके शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट होंगे, जो भी नंबर पाए होंगे, उनका सभी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन होगा, दोनों का योग MIQ हो जाएगा, उसमें से घटा देंगे। और यही जो टर्म है MGMQ, ये जो टर्म है रेलवे ने जोड़ दिया है, पुराने फार्मूले से अलग कर दिया है। और पुराने फार्मूले में क्या था, MGQ ही था। MGMQ ये होता है जो भी शिफ्ट होंगे, जो भी एग्जाम होंगे, सभी ऑल एग्जाम में से जो शिफ्ट सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन और सबसे ज़्यादा मीन मार्क्स होगा, एवरेज मीन मार्क्स होगा जिस शिफ्ट का, सभी शिफ्टों में से उसी का मीन मार्क्स केवल लेगा। तो यही इसमें अंतर है कि जिस शिफ्ट में, सभी शिफ्टों में से जिस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उस शिफ्ट का मीन मार्क्स ले लेगा। तो यही इसमें परिवर्तन है। आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। कोई स्टूडेंट है जो 50 नंबर पाया है, MGT है 80 नंबर, मीन्स सभी शिफ्टों में जो भी टॉपर हैं उनका जो औसत है आता है एक 0.1 टॉपरों का, तो उनका जो औसत आता है 80 है, और सभी शिफ्ट के जो मीन मार्क्स हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन है उनका जो योग आता है आपका 40 आ जाता है। MTI जो आपके शिफ्ट के जो टॉपर हैं उनका जो 0.1 टॉपरों का जो मार्क्स होगा, उनका औसत मान लेते हैं 70 आता है, और जो आपके शिफ्ट के मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन है उनका जो सम आता है 45 आता है। सबसे ज़्यादा मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो शिफ्ट है उसका जो सम आता है उस शिफ्ट के स्टूडेंटों का, वो 47 है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना बड़ा और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना नंबर आता है।
तो देखिए यहाँ 50 मार्क्स स्टूडेंट ने पाया था, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम तो हमारा आ जाता है 55 मार्क्स, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 55 आया और 50 जो था उसका पहले का मार्क्स था। तो 5 जो नंबर है ये जो होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स बढ़े हैं। तो इस प्रकार से रेलवे आपके मार्क्स का डिसीजन करेगी, नॉर्मलाइज मार्क्स आपको बताएगी। फिलहाल ये सारे डाटा आपके पास किसी के पास नहीं होते हैं, ये रेलवे के पास होते हैं। आपके पास केवल एक डाटा होता है जो आपका मार्क्स होता है, जो आपने पाया है बस वही डाटा होता है। इसलिए कोई अगर कहे कि इतना नंबर बढ़ेगा इतना नंबर, तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। वो सब डिपेंड करता है रेलवे के ऊपर और सारी चीज़ें गुप्त होती हैं। फिलहाल आपके पास केवल आपका नंबर रहता है, जो 50 है या जो भी है आपका वो आपके पास रहता है, आपको पता रहता, बाकी सारी चीज़ें नहीं पता रहती। अब देखते हैं क्या इफेक्ट डालेगा हमारा ये फॉर्मूला। तो चलिए देख लेते हैं। ऊपर के जो टर्म है MGT माइनस MGQ और MIJ माइनस MIQ, ये जो दो टर्म है इस फार्मूले में जो है ऊपर हैं, अंश के रूप में है। तो ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा मैक्सिमम होगा। MGMQ अगर अधिक रहता है तो भी हमारा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा होगा। MTI माइनस MIQ का डिफरेंस जो है हर के रूप में ये मिनिमम होना चाहिए। मतलब कि आपके शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड हो, आपका शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो तब जा कर के ये मिनिमम रहेगा। ये मैक्सिमम कब होंगे? मैक्सिमम होने के लिए क्या है, MGT माइनस MGQ जरूरी है कि MGQ मिनिमम हो। MGQ क्या हो? मिनिमम हो, कि मतलब सभी शिफ्ट के जो भी औसत नंबर आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, उसका योग क्या हो, मिनिमम हो। जब ये मिनिमम होगा MGQ, तो जाहिर सी बात है इन दोनों टर्मों का डिफरेंस जो होगा MGT और माइनस MGQ मैक्सिमम होगा। दूसरी बात, MIJ माइनस MIQ में अगर एक्चुअल मार्क तो आपका चेंज होगा नहीं, ये डिपेंड करता है कि MIQ कितना कम रहेगा। मतलब आपके शिफ्ट का जो भी मीन मार्क्स आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, जितना ही कम रहेगा उतना ही MIJ माइनस MIQ का मान बढ़ा रहेगा। तो ये हमारे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जिसके नीचे के टर्म ज़्यादा रहते हैं, मीन्स इजी शिफ्ट होता है, उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेगा। मीन्स ऐसा शिफ्ट होना चाहिए जिसका मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, सबसे ज़्यादा हो और उसी का सम। तो ऐसा अगर कोई शिफ्ट होता है तो क्या होगा, बहुत ही हार्ड होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ये सारी बातों के बाद एक एनालिसिस आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हार्ड हो तब जाकर के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन सभी शिफ्ट हार्ड नहीं है। इस बार रेलवे के जो शिफ्ट थे, रेलवे का जो पेपर था काफ़ी इजी आया था। कुछ शिफ्ट थे जो हार्ड थे, जिनकी वजह से वहाँ पर स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा। पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बढ़ने हैं, क्योंकि पिछली बार के फॉर्मूले से इस बार के फॉर्मूले में अंतर कर दिया गया है, इसी वजह से कर दिया गया है। तो इस बार ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल सकता है। तो बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका शिफ्ट हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बहुत थोड़ा मॉडरेट शिफ्ट है तो मॉडरेट में थोड़ा कम मार्क्स मिलेंगे, और बहुत ही इजी है तो समझ लीजिए कि बहुत कम नंबर आपको मिलेंगे। कभी कभी ये हो जाता है, जैसे कि इसी टर्म में अगर MIQ ज़्यादा हो गया, किसी शिफ्ट का MIQ ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये सभी रिजल्ट जो हैं माइनस में आने लगेंगे। ऐसा कब होगा, जब कोई शिफ्ट बहुत ही इजी हो और उसमें जो होता है डिफरेंस काफ़ी कम हो, सम मार्क्स और डेविएशन में डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो। तो जब ऐसा कोई इजी शिफ्ट आ जाएगा तभी जाकर के ऐसा स्थिति आता है।
तो मैक्सिमम ऐसा होता नहीं है, सिंगल कभी कभार एक आध हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो ये नहीं होना है। तो इस बार के फार्मूले में तो ये बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हो भी सकता है, रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, डाटा उसी के पास है। मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता कि कितना होगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जो हार्ड शिफ्ट है उसको ज़्यादा मिलेगा, मॉडरेट को थोड़ा कम, और इजी शिफ्ट को ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। अब आगे देख लेते हैं कि निगेटिव मार्क्स का हमारे नॉर्मलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इस फार्मूले में जो भी फार्मूला है, कहीं पर भी निगेटिव मार्क्स का कोई टर्म यूज नहीं किया गया है। मीन्स इस फार्मूले से जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यहाँ पे निगेटिव मार्क्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है फार्मूले से देखा जाए तो। लेकिन ये देखा गया इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग ने पहले ही 1/3 आपका मार्क्स निगेटिव कर दिया है, 1/3 उसने पहले ही ले लिया है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा आपके नॉर्मलाइजेशन पे, आपके मार्क्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन क्या है कि कुछ इफेक्ट तो डालेगा। तो जिस हिसाब से देखिए, इसका दो तरीका है कि इसको निकालने का। फिलहाल रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि रेलवे किस तरह से इसे निकालती है। फिलहाल मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं कि रेलवे या तो ये यूज करेगी या तो दूसरा फार्मूला यूज करेगी, लेकिन इन्हीं दोनों के हिसाब से लगभग करेगी। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन लगभग इसी तरह से कर सकती है रेलवे, अगर चाहेगी तो इसी तरह से करेगी। वैसे तो कोई टर्म बनता नहीं है निगेटिव मार्क्स का इफेक्ट पड़ने का, लेकिन देखा गया इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले इसका इफेक्ट पड़ चुका होता है। 1/3 तो मार्क्स पहले से कट चुके होते हैं। पहले देख लेते हैं किस हिसाब से अगर करेगी तो काट सकती है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और सेम सेम नंबर पाए हैं, 20 नंबर उसका निगेटिव चला गया एक व्यक्ति का, और दूसरे का केवल निगेटिव क्या है, 5 क्वेश्चन गलत है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, जिसने 5 क्वेश्चन केवल गलत किया है। नंबर तो सेम सेम पाए हैं, एक व्यक्ति केवल 5 क्वेश्चन गलत किया है, दूसरा 20 क्वेश्चन गलत किया है। तो जो 5 क्वेश्चन गलत किया है वो 4 गुना बेटर है, वो 4 गुना बेटर है। तो बेटर जब 4 गुना है, अगर ज़्यादा निगेटिव करने वाले का 1 नंबर कटता है, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो कम 5 गलतियां किया है उसका क्या होगा, 4 गुना कम कटेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेसी दिया है तो 4 गुना कम कटेगा। या तो ये तरीका अपना लेती है, या फिर ऐसे भी कर सकती है कि पूरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्क्स किसके आ रहे हैं, तो उस निगेटिव सबसे ज़्यादा जिसका निगेटिव मार्क्स आएगा उसका वो डिसाइड कर सकती है कितना नंबर माइनस करना है। क्योंकि फार्मूले में तो है नहीं कि कितना नंबर माइनस करना है, रेलवे खुद चाहेगी तो डिसाइड कर देगी कि सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसका कितना नंबर कम करना है। उस हिसाब से देखती जाएगी कि इसकी तुलना में दूसरे व्यक्ति का कितना मार्क्स निगेटिव है, तो उसकी तुलना में परसेंटेज निकाल करके आपको उसी हिसाब से आपका माइनस मार्किंग कर देगी। निगेटिव की वजह से नॉर्मलाइजेशन में उतना मार्क्स कम आपको देगी, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी रहेगी उस हिसाब से वो दे सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 2 तरीके बता दिए, इसी 2 तरीके में से रेलवे कोई न कोई तरीका इस्तेमाल करेगी। ये एक्यूरेट नहीं है कि कौन सा फार्मूला तय करेगी, किस हिसाब से वो डिसाइड करेगी, बट इसी तरीके से वो डिसाइड करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट इस विषय पे काफ़ी परेशान थे कि कितना नंबर बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, तो मैंने पिछली वीडियो में भी जा कर के बता दिया है, जो कट ऑफ का वीडियो बताया है उसमें मैंने बता दिया है कि कितना नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ सकते हैं और कितना कट ऑफ आ सकता है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये जो कट ऑफ आने वाला है कम ही आने वाला है, मेरे हिसाब से कम ही आएगा। आप लोग परेशान न हो, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। डिप्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तमाम लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, आपको उनसे डरना नहीं है, किसी की बात नहीं सुननी है, आपको तैयारी करते जाना है। और यहाँ नहीं हुआ दोस्तों तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ अगर नहीं भी हुआ तो आगे आपका लक्ष्य है ना, आपका लक्ष्य ग्रुप डी है या कोई और एग्जाम आप दे करके निकाल सकते हैं। तो देखिए, हतोत्साहित होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तमाम लोग तमाम बातें करेंगे, आपको अपनी वाली करनी है।
आपको किसी तरह निकलना है तो आपको निकलना है, आपको तैयारी बनाए रखना है। बाई चांस से अगर ऐसा भी होता है जो कह रहे हैं कि इतने पे कट ऑफ नहीं होगा, अगर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा आपके न तैयारी करने का? कोई जिम्मेदारी होगा नहीं। अगर मान लीजिए नहीं भी उतना होता है, आप मिस भी कर गए, तो क्या अगले एग्जाम में आप निकल जाते हैं तो उससे कोई बुराई है क्या? तो मैं कहूँगा किसी तरह का भ्रम न फैलाएं लोग, और मैं तो कहूँगा किसी प्रकार के भ्रम में आप न रहिए। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप टेंशन न लें, अपनी तैयारी को बनाए रखें। धन्यवाद।